हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करंट अकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की नई गाइडलाइंस के ऊपर। ये जो गाइडलाइंस है ये ऑटो डिडक्शन जो हमारे अकाउंट से होता है कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर, उस चीज़ के बारे में गाइडलाइंस है। आज हम बात करेंगे कि ये जो गाइडलाइंस है ये क्या है और इनका क्या फर्दर यूज़ होने वाला है। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी कि करंट अकेडमी पर नए हैं, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल जिसका नाम है करंट अकेडमी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बात करते हैं। वाई इन न्यूज़, देखिए पहले बात करते हैं कि हुआ क्या है, न्यूज़ में क्या आया है और कब से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। देखिए हुआ क्या है, आरबीआई ने अनाउंस की है कुछ गाइडलाइंस ऑन ई मैंडेट्स और रीअकरिंग पेमेंट। इसके ऊपर रीअकरिंग पेमेंट्स के ऊपर कुछ गाइडलाइंस आरबीआई ने अनाउंस की है। अब बात करते हैं कि ये रीअकरिंग पेमेंट्स क्या होता है। रीअकरिंग पेमेंट्स होता है, कस्टमर ऑथराइज करता है किसी भी बैंक को या किसी भी एंटिटी को कि आप इस चीज़ के लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मेरे अकाउंट से आप ऑटोमेटिक डिडक्शन कर सकते हो। ये होता है रीअकरिंग पेमेंट। ठीक है, बात करते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करो मैंने आज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करे, बट मैं चाहती हूँ कि एवरी टाइम जब भी मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आए, मेरे अकाउंट से इनका जो डिडक्शन है, बिल का जो पेमेंट है, ये ऑटोमेटिकली हो जाए। तो इस चीज़ को बोला जाएगा रीअकरिंग पेमेंट। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि रीअकरिंग पेमेंट्स क्या होता है। अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में। देखिए अगर आरबीआई की यहाँ पे बात हो रही है तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हम कवर कर लेते हैं। देखिए आरबीआई की जो स्टैब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, इसकी बात करते हैं। ये हुआ था, आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1995 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। उसकी बात करते हैं कि आरबीआई का जो इनिशियली हेड क्वार्टर था या उसका सेंटर ऑफिस था वो कहाँ पे था, वो था कोलकाता में। उसके बाद इन 1937 जो आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस है इसको मूव कर दिया गया था, कहाँ पर, मुंबई में। अब बात करते हैं कि आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था। देखिए आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था फर्स्ट जनवरी 1949 में। आरबीआई को क्या किया गया था, नेशनलाइज किया गया था। तो यहाँ से हमारी जो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आरबीआई को लेकर वो भी क्लियर हो जाती है। अब हम बात करेंगे ये पूरी गाइडलाइंस क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए आरबीआई डायरेक्टिव स्टेट्स दैट देयर विल बी नो ऑटोमेटिक, यानी कि अब क्या होता है कि जो ये ऑटोमेटिक पेमेंट्स होती हैं कई सारी चीज़ों को लेकर, कई बार यूटिलिटी बिल, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग कई बार बिल का क्या है ऑटोमेटिक पेमेंट मोड ऑप्ट कर लेते हैं। यूटिलिटी बिल्स का हम जो ऑटोमेटिक पेमेंट ऑप्ट कर लेते हैं, रिचार्ज फोन्स का जो हम ऑप्ट कर लेते हैं, डीटीएच या ओटीटी यानी कि कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ ओटीटी। इन सब चीज़ों के लिए जब हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं या पेमेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रीअकरिंग पेमेंट मोड को ऑप्ट कर लेते हैं। तो आरबीआई ने बोला है अब से इस तरीके की अमाउंट डिडक्शन नहीं होगी, यानी कि अब से कोई भी ऑटोमेटिक डिडक्शन नहीं होगा इन चीज़ों के लिए। किस किस के लिए, यूटिलिटी बिल्स के लिए, रिचार्ज ऑफ फोन, डीटीएच, ओटीटी, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स के लिए अब से नो ऑटोमेटिक डिडक्शन, अब से इस तरीके का ऑटोमेटिक डिडक्शन अमाउंट का नहीं होगा इन चीज़ों के लिए। अब से क्या होगा, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन बिकम मैंडेटरी। अब से क्या होगा, कस्टमर के पास एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन दिया जाएगा और अगर वो उस चीज़ के लिए सहमत होता है, वो उसको ऑप्ट करता है, तभी इसका पेमेंट क्या है, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यह इन्होंने बोला है कि एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन यानी कि एएफए को इन्होंने क्या बोला है, ये हो गया है अब से मैंडेटरी, यानी कि बैंक्स को अब भेजना पड़ेगा एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन कस्टमर्स के पास। अगर कस्टमर्स उस चीज़ के लिए ऑप्ट करते हैं तभी वो क्या है, पेमेंट उनके अकाउंट से काटा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इन द न्यू नॉर्म्स बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म कस्टमर्स इन एडवांस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने कस्टमर्स को एडवांस में इन्फॉर्म करे रिकरिंग पेमेंट्स के बारे में। और उसके बाद अगर कस्टमर्स अपना सपोर्ट देते हैं या अपनी सहमति उस पर देते हैं, अपना नॉड अगर प्रोवाइड करते हैं, तो ही वो पेमेंट क्या है, एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज इस तरीके का कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से या उनके कार्ड से नहीं किया जाएगा। इट मीन दैट द ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी ऑटोमेटिक। इसका मतलब है कि अब से कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन नहीं होगा जब तक कस्टमर अपना ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड ना करे। फॉर रीअकरिंग पेमेंट अबव 5,000, यानी कि कोई भी पेमेंट का अमाउंट जो 5,000 से ज़्यादा का है और वो रीअकरिंग पेमेंट मोड उस पर ऑप्ट हो रखा है, तो नाउ इज द ड्यूटी ऑफ बैंक। अब बैंक की ड्यूटी क्या बन जाती है कि वो कस्टमर को क्या प्रोवाइड करेगा, वन टाइम पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। अब से ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, किसकी, बैंक की। किसके लिए, रीअकरिंग पेमेंट के लिए, अगर कोई भी अमाउंट 5,000 से ज़्यादा का है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि ये बहुत अच्छा स्टेप आरबीआई ने दिया है। कई बार क्या होता है, हम रीअकरिंग पेमेंट मोड को ऑप्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। सपोज करिए आज आपने क्या किया, नेटफ्लिक्स का कोई सब्सक्रिप्शन लिया, आपको कुछ देखना था, उसके बाद
आप भूल गए उसका जो सब्सक्रिप्शन डेट है उसको ऑफ करना, यानी कि उससे पहले उसको ऑफ करना, सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना, आप भूल गए मेंबरशिप को कैंसिल करना, और नेक्स्ट मंथ का जैसे ही आपका कंप्लीट होने वाला था मंथ, आपके अकाउंट से क्या होता है, ट्रांजैक्शन कट जाता है, तो ये क्या हो जाता है, रीअकरिंग पेमेंट हो गया। तो इसीलिए इस तरीके की चीज़ें कई बार कस्टमर्स के साथ होती रहती है, इसीलिए जो आरबीआई ने बोला है कि अब से क्या होगा, एएफए भेजना पड़ेगा बैंक्स को, कस्टमर्स को। एएफए क्या है, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन भेजना होगा। अगर कस्टमर उस पर अपना नॉट प्रोवाइड करता है तो ही पेमेंट एक्सेप्ट होगा, यानी कि तभी उनके अकाउंट से, अपने उनके कार्ड से क्या होगा, डिडक्शन होगा, अदरवाइज इस तरीके का कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, यानी कि कोई भी ऑटोमेटिक पेमेंट अब से नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। देखिए कई बार क्या होता है कि आप चाहते हो कि इस तरीके का पेमेंट आपका होता रहे, यानी कि आप चाहते हो रीअकरिंग पेमेंट आपके अकाउंट से होती रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास कोई भी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं आएगा, यानी कि अब आपके अकाउंट से रीअकरिंग पेमेंट होता रहेगा, अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो ही। बट इसके लिए भी आरबीआई ने एक और बहुत अच्छी बात बोली है। आरबीआई ने बोला है कि इसके लिए भी आप वैलिडिटी पीरियड चूज कर सकते हो। सपोज करो मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले है, अब मैं आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स इसलिए एग्जांपल लेके समझा रही हूँ क्योंकि इसको समझना बहुत ईजी है। अब हाँ, आप लोगों ने यूज़ किया होगा ये, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। देखिए क्या हुआ, अगर मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, मैंने ऑप्ट कर लिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने कर लिया, बट मैं चाहती हूँ कि ये मेरा रीअकरिंग पेमेंट मोड पे रहे, बट ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, वैलिडिटी चूज कर लूँगी 3 महीने की, और 3 महीने तक मेरे पास कोई एएफए नहीं आएगा और मेरा क्या है, ट्रांजैक्शन रीअकरिंग मोड पे रहेगा। बट यहाँ पर क्या है, मैंने वैलिडिटी चूज किया है, मेरे पास यहाँ पे राइट है कि मैं कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड चूज कर सकती हूँ कि कब तक मेरा ये रीअकरिंग पेमेंट है क्या चलता रहे। चलिए आगे बात करते हैं। चूज टू ऑप्ट आउट, आप यहाँ पे ऑप्ट आउट भी चूज कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आपको पेमेंट नहीं करना है तो आप क्या, बैंक की ड्यूटी बन जाती है कि आपको एक प्री डेबिट नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। अगर आप उस पर क्लिक कर कर आप चाहते हो कि ये पेमेंट एक्सेप्ट हो तो आप एक्सेप्ट करवा दीजिए, अदरवाइज आप चूज टू ऑप्ट आउट, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो यहाँ नहीं कि जो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि नाउ ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ये सेफ रहे, सिक्योर रहे, इसीलिए इस तरीके की गाइडलाइंस दी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। नो इम्पैक्ट ऑन these ऑटो डेबिट्स। देखिए कई सारे ऑटो डेबिट्स हमारे अकाउंट से होते रहते हैं, बट ऑटो डेबिट्स फॉर यूटिलिटी बिल्स, ऑटो डेबिट्स फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म, इन सभी के लिए तो कोई भी रीअकरिंग पेमेंट या ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन नहीं किया जाएगा। बट अगर म्यूचुअल फंड्स या कुछ ईएमआईज हो या एसआईपीज हो तो उन पे ये जो नए रूल्स हैं इनका कोई असर नहीं है, यानी कि इन प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि म्यूचुअल फंड्स या कुछ इंस्टॉलमेंट्स हैं या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट का हमारे अकाउंट से डिडक्शन होता है तो ये ऑटोमेटिकली मोड पर चलता रहेगा, इनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है जो नए रूल्स आरबीआई ने दिए हैं उनका। चलिए आगे बात करते हैं। नीड फॉर दीज गाइडलाइंस, एक सेकेंड, ये जो गाइडलाइंस दी हैं आरबीआई ने, इनकी क्या नीड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एएफए सिस्टम है, यानी कि एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन जो इसको आरबीआई लेकर आई है, इससे क्या होता है कि जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ये क्या हो जाता है, बहुत सेफ एंड सिक्योर हो जाता है। बट इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। ये जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन होती रहती है इनसे क्या है, कस्टमर का राइट प्रोटेक्ट करना। सो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट इससे पहले प्लीज़ मैं आपको वापस रिमाइंड करवा देती हूँ कि सब्सक्राइब करें करंट एकेडमी को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इवन फेसबुक का जो पेज है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। साथ के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।